त्या शासनाच्या मायाचा चीना मध्यस्थी करायची नीट करा नाहीत नका करू. इथं लोक मरायला लागले तो कशी तापाशी जी आर कव्हर काढतात 5 महिन्यापासून. माय घालायला राज्य चालित असलं त्याच्या मायाचा चीना कोणते भाडक होईल. ये क्लिप आपने देखी। अगस्त 2023 में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा था। अनशन के दौरान मनोज जरांगे पाटिल ने महाराष्ट्र की सरकार के लिए ये अपशब्द कहे हैं। उस समय देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री थे जिनकी जाति ब्राह्मण है और मराठा नेता एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे। फिर भी जरांगे पाटिल का निशाना शिंदे पर कम और फडणवीस पर ज्यादा था। जरांगे ने फडणवीस को आरक्षण की राह का रोड़ा बताया। वही फडणवीस जिनके द्वारा दिया गया मराठा आरक्षण हाई कोर्ट की कसौटी पर खरा उतरा था। उस आरक्षण को उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट में ढंग से डिफेंड नहीं कर सके थे। आगे चलकर 2024 में देवेंद्र फडणवीस दोबारा मुख्यमंत्री बने। अब 2025 में फिर से इसी आरक्षण को लेकर जरांगे पाटिल मुंबई में हजारों समर्थकों के साथ आंदोलन कर रहे हैं। इस ताजा आंदोलन में जरांगे ने दोबारा फडणवीस को मां की गाली दी। पहले भी फडणवीस के लिए जरांगे पाटिल ने कुटिल ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल किया था। शरद पवार ने भी कई बार इनडायरेक्टली फडणवीस की जाति पर कटाक्ष किया। इस बार ब्राह्मण जाति का नाम लेकर नया हमला बोलने वाला कौन है? ये नाम अगर आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। पीटर नवारो। शायद इन दिनों ये नाम आप सुन ही रहे होंगे। यदि नहीं सुना होगा तो अब जान लीजिए। ये आदमी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दाहिना हाथ है। अमेरिका के टैरिफ ब्लैकमेल का सबसे महत्वपूर्ण मुखिया है पीटर नवारो। पीटर नवारो ने 2 बयान दिए। इन 2 बयानों को ठीक से समझ लीजिएगा। पहला है, रशिया से भारत में इंपोर्ट किए हुए तेल की बिक्री से गरीब भारतीयों को कोई फायदा नहीं हो रहा है, बल्कि सारा लाभ अंबानी, नायरा जैसे कंपनियों और उनके अमीर मालिकों को हो रहा है। इसमें ध्यान देने लायक कीवर्ड्स हैं गरीब और अमीर। इस नवारो का दूसरा बयान आप सुनिए। चाइना और रशिया के साथ भारत जो ट्रेड कर रहा है उसका फायदा सामान्य भारतीयों को नहीं हो रहा है, बल्कि केवल ब्राह्मणों को हो रहा है। इसे हमें रोकना होगा। इसमें ध्यान देने लायक कीवर्ड्स हैं ब्राह्मण, सामान्य भारतीय और तीसरा शब्द है हमें। यहाँ पर हमें का मतलब अमेरिका से है। पीटर नवारो ने अपने इन दोनों बयानों से भारत में बैठे कुछ लोगों के कान खड़े कर दिए। वो 2 लोग कौन हैं? उनमें से सागरिका घोष और कार्ति चिदम्बरम ब्राह्मण और बोस्टन ब्राह्मण के बीच का फर्क समझने के लिए भी मैदान पर उतर आए हैं। नवारो के बयान से उनके ब्राह्मण विरोधी मानसिकता के तार लोग अमेरिका से जोड़ने न लग जाएं, इसीलिए सागरिका घोष और कार्ति चिदम्बरम ये दोनों आगे आ गए। इन दोनों ने कुछ ऐसा संदेश दिया कि अमेरिका की नज़रों में ब्राह्मण कोई और जिन्हें सागरिका और चिदम्बरम जैसे लोग रोजाना पानी पीकर गाली देते हैं वो ब्राह्मण कोई और है। सागरिका और कार्ति चिदम्बरम ने ऐसा क्यों किया है? उन्होंने ये इसलिए किया है क्योंकि अमेरिका ने जो ये नई गेंद फेंकी है वो गेंद तो भारत के राजनेताओं की रोजाना की भाषा है, जिसमें कि ब्राह्मण विरोध के साथ साथ अडानी और अंबानी को विलन बताना सामान्य बताया जाता है। इसके कई उदाहरण हैं, जैसे कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2024 के आम चुनाव में जाति के विवाद को भड़काने के लिए पूरा जोर लगा दिया था। विगत कुछ वर्षों की सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव सेक्युलर लिबरल पॉलिटिक्स के दौरान कांग्रेस और उसके सहयोगी दल कभी ब्राह्मण हितैषी नहीं रहे। वैसे कांग्रेस इतना खुलकर ब्राह्मण विरोध नहीं करती थी, लेकिन इस बार मोदी को हटाने के लिए अंतिम जोर लगाते हुए इन विपक्षी दलों ने अपने राजनीतिक स्टैंड को बिल्कुल भी डाउटफुल नहीं रखा है। पिछड़ों के हित की भाषा बोलने के नाम पर ये खुलकर ब्राह्मण विरोध करने लगे हैं। इसका प्रमाण उनका वही बयान है जिनमें वो अक्सर कहते दिखते हैं कि देश के संसाधनों पर सारा अधिकार सिर्फ दलितों और पिछड़ों का है। हालांकि राहुल गांधी या उनके इकोसिस्टम ने कभी ब्राह्मणों का नाम नहीं लिया है, लेकिन ये कमी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खास आदमी पीटर नवारो ने पूरी कर दी है और साथ ही साथ ये भी स्पष्ट कर दिया है कि ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत भड़काने में दुनिया के कौन कौन से लोग भारतीय राजनीति के विपक्ष से खड़े हुए हैं। अब पीटर नवारो के बयान ने एक चीज लगभग स्पष्ट कर दी है, वो ये है कि भारत का विपक्ष और अमेरिकी डीप स्टेट ये दोनों ही फिलहाल एक दूसरे के लिए अत्यंत अनुकूल बने हुए हैं। दोनों का मकसद साफ है, मोदी को हटाना। कोई दिल की चाहत से मजबूर है तो कोई सियासी जरूरत से मजबूर है।
अमेरिका और उनके डीप स्टेट द्वारा नैरेटिव का रोलर घुमाकर पिच सपाट की जाती है। फिर राहुल गांधी उस पर बैटिंग करने उतरते हैं। उदाहरण ले लीजिए ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में हुई चर्चा का। ट्रंप कहते रहे कि मैंने बीच बचाव करवाया और राहुल गांधी पीएम मोदी को चैलेंज देने लगे कि बोलिए ट्रंप झूठा है। डीप स्टेट को भारत में रजीम चेंज करवाने के लिए राहुल गांधी के रूप में 12वां खिलाड़ी मिल गया था। अब पीटर नवारो के दोनों बयानों की पड़ताल करते हैं। पहले मामले में अमेरिका गरीब बनाम अमीर इस जुमले का इस्तेमाल कर रहा है, जो ग्लोबल लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी का सबसे बुनियादी सिद्धांत है। गरीबों को भड़काओ, कॉर्पोरेट्स को निशाना बनाओ। वही कॉर्पोरेट्स जो राष्ट्र निर्माण में बड़ा योगदान देती हैं, वही कॉर्पोरेट्स जो गरीबों के भले के लिए देश की तिजोरी में भारी टैक्स जमा करते हैं। दुनिया भर में कम्युनिस्टों ने यही किया और कई देशों को कंगाल भी कर दिया। दूसरे मामले में अमेरिका ने इंडियन लेफ्टिस्ट की लोकल प्लेबुक का बेसिक प्रिंसिपल अप्लाई किया है, जिसमें जातियों में फूट डालकर देश के बहुसंख्यक समाज में विष घोलने का इरादा किया जाता है। क्योंकि अमेरिका कहीं ना कहीं ये समझता है कि जो देश अंदर से एकजुट नहीं है, उसे फिर से ग्लोबल इकोनॉमिक रैंकिंग में टॉप 10 से बाहर करने के लिए सिविल वॉर के केवल साल 2 साल भी काफी होते हैं। भारत में भी इस नेक्सस का प्लान यही है। भारतीय समाज में पहले से ही मौजूद छोटी बड़ी फॉल्ट लाइंस को भुनाकर यहाँ पर सिविल राइट्स की भूमिका बनाई जाती है और फिर उसे ये कहते हुए जस्टिफाई करना कि हमने तो पहले ही बता दिया था कि ब्राह्मण तो इतनी बुरी नस्ल होती है। और ये कुछ वैसा ही होगा जैसे हमास के आतंकवाद को इन वामपंथियों ने वॉइस ऑफ द ऑप्रेस्ड बताकर समय दर समय जस्टिफाई किया। अब आप नवारो के बयान, राहुल गांधी और विपक्ष की ब्राह्मण विरोधी राजनीति और आज़ाद मैदान से महाराष्ट्र के देहातों तक जरांगे पाटिल द्वारा एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री को की जा रही गाली गलौज, इन सब के तार जोड़कर देखिए। तब आपको समझ में आएगा कि जिस तरह से यहूदियों को विलन बताया गया और जिस तरह से अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमले से पहले नस्लीय टिप्पणी की थी, ठीक उसी तरह से अब ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है। जरांगे पाटिल के आंदोलन में तो पहले भी एक बार आगजनी और पथराव की घटनाएं हो चुकी हैं। तब गुनहगारों पर केसेस करने वाले गृह मंत्री के रूप में नहीं, बल्कि एक ब्राह्मण विलन के रूप में ही फडणवीस को पेश किया जा रहा था। जब एक मराठा बहुल राज्य में मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए फडणवीस जैसे कद्दावर राजनेता का ये हश्र होगा, तो सोचिए आम ब्राह्मण के बारे में कैसी कैसी टिप्पणियां सार्वजनिक या निजी जीवन में की जाती होंगी। ब्राह्मणों के प्रति नफरत को एक प्लान्ड तरीके से बहुजन समाज के मन में नॉर्मलाइज किए जाने की ये प्रक्रिया है, और ये सब सिर्फ इसलिए कि जिस दिन उनका नरसंहार होगा उस दिन किसी को इनके लिए बुरा भी ना लगे और कोई सहानुभूति भी पैदा ना हो पाए। लोकतंत्र में लंबी राजनीतिक पारी खेलने के लिए किसी माइनॉरिटी को विलन बनाना जरूरी होता है, ताकि बहुसंख्यक समाज को ये बताया जा सके कि उस खतरनाक माइनॉरिटी से हम तुम्हें बचा लेंगे। भारत में फिलहाल जातिगत राजनीति के दलदल में ब्राह्मण वही माइनॉरिटी बनकर फंसा हुआ है। वैसे तो भारत में कई सारी फॉल्ट लाइंस हैं जिनको भुनाने की कोशिश डीप स्टेट ने समय समय पर की थी और वामपंथियों ने उनका जमकर साथ भी दिया था। पहले उन्होंने ये नैरेटिव चलाने की कोशिश की कि भारत में मुसलमान या ईसाई जैसे माइनॉरिटीज हिंदूवादी भाजपा के शासनकाल में सुरक्षित नहीं है और देश में असहिष्णुता है। इस यॉर्कर पर मोदी सरकार की इंटरनल सिक्योरिटी और पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स के सफल आंकड़ों ने सिक्सर लगा दिया। फिर मेल पेट्रियार्की, #MeToo, जस्टिस फॉर अरफा का दौर आया। मुस्लिम महिलाओं के हित में लाए गए 3 तलाक विरोधी कानून और नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने इस गुगली को रिजेक्ट कर दिया था। शाहीन बाग से लेकर किसान आंदोलन तक विदेशी फंडिंग पे पल रहे आंदोलनजीवी एक एक करके बेरोजगार हुए। नक्सलवाद आखिरी सांसें गिन रहा है। हिंदू मुसलमान करोगे तो हिंदू एकजुट होता नजर आएगा। ऐसे में भारत के विपक्षी दलों को और अमेरिकन डीप स्टेट को सिर्फ एक आखिरी तरीका रुभा रहा है, वो ये है कि हिंदुओं में फूट डालो, मतलब ब्राह्मण वर्सेस बाकी सब। इस टारगेट को हासिल करने के लिए अमेरिका एक तरफ टैरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, तो दूसरी तरफ यहाँ की वामपंथी विचारधारा वाली संस्थाओं और संगठनों को बल दिया जा रहा है। जहाँ एक तरफ जंगल की जमीन पर नक्सलवाद को लगभग खत्म कर दिया गया है, वहीं अर्बन नक्सल्स के लिए ये नया अमेरिकी टूल किट एक तरह से नई संजीवनी बन रहा है।
बेशक मोदी सरकार सही समय आने पर इन सभी वेस्टर्न आइडियाज एंड इन्फ्लुएंसेस को पूरी तरह कुचल देगी, लेकिन आम आदमी को भी भावुक होकर कोई भी कदम उठाने से पहले इस समय चल रही जियोपॉलिटिकल हालातों को समझना चाहिए। पीटर नवारो जैसों को आगे खड़ा इसी क्रेडिबिलिटी के लिए किया जाता है ताकि हमारे देश समाज के लोग यही माने कि इतना बड़ा आदमी भी यही बात कर रहा है तो ये तो ठीक ही कह रहा होगा। लेकिन हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जाने अनजाने में भी हमें किसी एजेंडा का हिस्सा नहीं बनना है, क्योंकि हमारे ये गरीब लोग, हमारी भोली भाली ग्रामीण जनता अर्बन नक्सल्स का ये एजेंडा चलाने वालों की तरह चालाक नहीं होती है और अर्बन नक्सल्स के हाथों इस्तेमाल होने के बाद इन सामान्य लोगों को अनजाने में की गई गलतियों का पछतावा सताता रहता है। 2012 से 2013 में अरविंद केजरीवाल और इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लिए खून पसीना बहाने वालों, पैसा देने वालों, नौकरियां छोड़ने वालों को पछताते हुए हमने आज भी देखा है। इसमें प्रशांत भूषण और कुमार विश्वास तो हैं ही, साथ ही एमएनसी में काम करने वाले वो युवा भी हैं जिन्हें लगा था कि स्वराज्य की अन्ना टोपी पहनते ही करप्शन खत्म हो जाएगा। खैर, नफरत बोना, फूट डालना और देश की गाड़ी को पटरी पर उतारना, यही ग्लोबल लेफ्ट की भारत के खिलाफ साजिश है। खुद पूंजीवादी देश होते हुए भी अमेरिका गरीब बनाम उद्योगपति और कभी एक जात बनाम दूसरी जात जैसे कम्युनिस्ट जहर को उगल रहा है। इनका पहला एजेंडा है भारत को कमज़ोर करना और अपने हाथ की कठपुतली बनाना, जबकि भारतीय संविधान के अनुसार लोकतांत्रिक तरीके से देश चलाने वालों को गैर कानूनी तरीकों से हटाकर अपने प्यादों के लिए सत्ता की सीढ़ी खड़ी करना उनका अंतिम लक्ष्य है। अमेरिका के सपोर्ट से भारत को अनस्टेबल करने के लिए बाहर और अंदर से साजिशें रची जा रही हैं, समाज में फूट डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन याद रखें कि हिंदुस्तान अब 1970 के दशक का या 2014 से पहले का हिंदुस्तान नहीं है। आज का भारत फूट डालने वालों को पहचानता है और उनका हिसाब भी करता है। जिस राह पर अमेरिका आज खड़ा दिख रहा है वो भारत में राहुल गांधी की मंजिल की तरफ ही इशारा करता है। जैसे इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छिपते, उसी तरह से राहुल गांधी और पीटर नवारो की साझा स्क्रिप्ट भी किसी से छिप नहीं पा रही है। देखते रहिए ऑप इंडिया।